भैया बहन आपकी स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हैं। कक्षा 10वीं विषय सिविक्स पाठ सत्ता की साझेदारी। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे कि सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। देखिए, सत्ता के बंटवारे के दो तर्क इसके पक्ष में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सत्ता का बंटवारा ठीक है, इसके लिए क्योंकि सत्ता के बंटवारे से जो आपसी टकराव की स्थिति होती है उसका अंदेशा कम हो जाता है। आपस में जो टकराव की स्थिति पैदा होने लगती है, जो समूह आपस में टकराने लगते हैं, यह टकराव की स्थिति सत्ता के बंटवारा हो जाने से स्थिति ठीक ठाक हो जाती है, कम हो जाता है। जो बहुसंख्यकवाद है वो बहुसंख्यकवाद अपने से अल्पसंख्यकवाद पर अपनी इच्छाओं को थोप सकता है। इससे तत्काल लाभ दिखाई दे सकता है, लेकिन आगे चलकर देश के हित के लिए, देश की अखंडता के लिए वह घातक बन सकता है। केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी का वह कारण नहीं बनता, बल्कि बहुसंख्यकों के भी बर्बादी का वह कारण बन जाता है। बहुसंख्यक के कारण का क्या कि बहुसंख्यक का मतलब हुआ जो जिनकी संख्या अधिक है और उनका भी विनाश होना शुरू हो जाता है, उनका भी सर्वनाश होना शुरू हो जाता है, उनकी भी परेशानियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दूसरा तर्क है कि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता के बंटवारे हो जाने से हिंसा और राजनीतिक व्यवस्थाओं की अस्थिरता समाप्त हो जाती है। राजनीति में किसी भी प्रकार का कोई उथल पुथल नहीं होता, सभी के सभी कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, राजनीति स्थिर हो जाता है। समाज के सभी समूह के लोगों का भागीदारी राजनीति में प्रवेश कर जाती है। समाज के सभी लोग अपना अपना भागीदारी प्रस्तुत करने लगते हैं, देने लगते हैं। समाज में जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनकी भी भागीदारी होती है। और लोकतंत्र, ऐसे भी कहा गया है कि लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा उसकी आत्मा है। जब लोकतंत्र में हम सत्ता का बंटवारा नहीं करेंगे तो यानी उसकी आत्मा ही निकल जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि लोकतंत्र सत्ता के बंटवारा का आत्मा है। इसमें समाज के सभी वर्गों, सभी समूह के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाता है और उसके आधार पर शासन की व्यवस्था चलाई जाती है। ये दो तर्क, ये दोनों तर्क, एक है युक्तिपरक और एक है नैतिकपरक तर्क। युक्तिपरक तर्क क्या है? युक्तिपरक यानी समझदारी का तर्क, जो लाभों के नतीजों का, लाभों के फायदे का चिंतन करता है। दूसरा है नैतिक तर्क, जो लोकतंत्र की अंतर्गत उसकी जो अहमियत है, सत्ता के बंटवारे की जो अहमियत है उसको बताता है। यानी सत्ता के बंटवारे के अहमियत को नैतिक तर्क बताता है। तो इस प्रकार से हम देखें इन दोनों तर्कों के माध्यम से कि सत्ता का बंटवारा क्यों ज़रूरी है। हम आपको बताएंगे सत्ता के बंटवारे के स्वरूप। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के बंटवारे के भिन्न भिन्न स्वरूप हो सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार हो सकता है। ये कौन कौन हो सकता है? पहला,
शासन का अलग अलग स्वरूप, शासन का अलग अलग प्रकार। देखिए, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसके मध्य में हमने सत्ता का बंटवारा कर दिया है। तीनों एक क्षैतिज दृष्टिकोण से अपने अपने क्षेत्रों में शासन करते हैं। सत्ता की बागडोर किसी एक के पास सीमित नहीं रहती, सभी एक दूसरे के ऊपर अंकुश रखते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि कार्यपालिका संसद के अधीन रहकर काम करती है, संसद के अधीन रह करके कार्यपालिका काम करती है। वही कार्यपालिका न्यायपालिका की नियुक्ति करती है और न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का नियंत्रण रखती है। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी का अलग अलग स्वरूप है, लेकिन सभी अलग अलग रह करके भी काम करते हैं। देखिए, ये न्यायपालिका, ये कार्यपालिका, ये विधायिका, ये तीनों स्तर अलग है, लेकिन तीनों का अलग अलग तरह से शासन करने का काम मिला हुआ है। सभी एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण भी रखते हैं, सभी एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रख करके शासन का काम करते भी हैं, आगे चलाते भी हैं। दूसरा है, सत्ता का बंटवारा का अलग अलग स्वरूप हो सकता है। सामान्यतः देश की एक केंद्रीय सरकार होती है और उसके बाद उसके अधीन में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार होती है। इस प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जा सकता है, लेकिन हमारे देश में इस प्रांतीय सरकार को राज्य सरकार के नाम से जाना गया है। सत्ता को बांट करके जब हम सत्ता का बंटवारा करते हैं तो इसके लिए एक पूरे देश के लिए शासन करने के लिए केंद्र सरकार होती है और पूरे देश को कई प्रांतों में बटा हुआ रहता है और सभी प्रांत अलग अलग स्वतंत्र होते हैं और उसकी प्रांतों की सरकार भी अलग अलग होती है, वो भी स्वतंत्र होती है। तो उस प्रांत की सरकारों को भी हमने अधिकार दे रखा है। तो केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार, यानी दो सरकारों के बीच में हम सत्ता का बंटवारा करके सहूलियत के लिए, अच्छा करने के लिए हम सत्ता का बंटवारा करके हम शासन व्यवस्था को चला सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं आ सकती है। अगला है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न भाषाई समूह, धार्मिक समूह, दबाव समूह के बीच में भी किया जा सकता है। सत्ता के बंटवारा को दबाव समूहों के बीच में, धार्मिक समूहों के बीच में, भाषाई समूहों के बीच में हम कर सकते हैं। इसका सबसे एक अच्छा उदाहरण है बेल्जियम की सामुदायिक सरकार, जो भाषा के आधार पर होती है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार का गठन जो है, तीसरे स्तर की सरकार का गठन जो है, वहाँ के लोग अपनी अपनी भाषा के आधार पर करते हैं, जो इसके लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण है। अगर हम धर्म के आधार पर, हम भाषा के आधार पर, दबाव समूह के आधार पर अगर हम सत्ता का बंटवारा कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे आपसी जो हिंसा और टकराव की स्थिति है वह खत्म हो जाती है, आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण बन जाता है। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं आती है, कोई कठिनाई नहीं होती है। समाज के गरीब से गरीब लोगों की भी भागीदारी इस लोकतांत्रिक प्रशासन में हो जाता है। सभी लोग किसी न किसी रूप में इसके प्रशासक हो जाते हैं, इसकी भागीदारी प्रस्तुत करते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आती। अगला है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न लोगों के बीच में भी किया जा सकता है। विभिन्न लोग, विभिन्न समाज, हमारे समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का सामाजिक समूह है। इन सभी सामाजिक समूहों के बीच में अगर हम सत्ता का बंटवारा कर दें
राजनीति में सबकी भागीदारी प्रस्तुत कर दें, किसी न किसी रूप में सबको राजनीति में अगर समाहित कर दें तो राजनीति स्थिर भी हो जाता है और आपसी टकराव खत्म भी हो जाता है। देखिए, ये विभिन्न समूह क्या है, जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं उसको हम मान लेते हैं कि ये हमारी राजनीतिक पार्टियां विभिन्न समाज हैं, विभिन्न समूह के लोग हैं जो जनता के समक्ष चुनाव के लिए अपने अपने भाग्य को आजमाते हैं। जब चुनाव की स्थिति आती है तो सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के समक्ष अपने को चुन लेने के लिए जाकर के कहती है कि हमारा चुनाव होना चाहिए, हम समाज के लिए अच्छा काम करेंगे। जनता के पास शक्ति का स्रोत होता है, जो राजनीतिक शक्ति का स्रोत है वह जनता के पास होता है। जनता उस राजनीतिक पार्टियों में से स्वशासन के लिए, अपने ऊपर शासन के लिए उपयुक्त पार्टी का चयन करती है। यह क्रिया हमेशा बदलते रहती है। कभी कोई राजनीतिक पार्टी शासन में आ जाती है, कभी दूसरी पार्टी राजनीतिक शासन में आ जाती है, कभी तीसरी राजनीतिक पार्टी शासन में आ जाती है। तो अलग अलग प्रकार से सभी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है और अपना सत्ता चलाती है। सत्ता करने का, शासन चलाने का मौका सभी राजनीतिक पार्टियों को देर सवेर बारी बारी से मिलते ही रहता है। जनता सबको देती है मौका और सभी लोग आकर के अपना अपना सत्ता अपने अपने ढंग से चलाते हैं। जनता इन्हीं राजनीतिक पार्टियों का सर्वे करती है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी जनता की भलाई के लिए किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से हम आज देखें कि जो सत्ता के बंटवारा का स्वरूप है वह अलग अलग है। हम विभिन्न तरीके से, विभिन्न प्रकार से हम सत्ता को समाज के बीच में बांट सकते हैं। इसके बीच में होने वाले टकराव को, इसके बीच में होने वाले हिंसा को, इसके बीच में होने वाले द्वेष को हम खत्म कर सकते हैं और राजनीतिक स्थिरता पैदा कर सकते हैं और अपने देश का विकास कर सकते हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम शासन कर सकते हैं। आपको बताए थे कि बेल्जियम ने इसी प्रकार से सत्ता का बंटवारा किया, उसकी मॉडल दुनिया को दिया गया, जबकि श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। तो हमको उससे सीख लेनी चाहिए, बेल्जियम और श्रीलंका से, कि कौन शासन पद्धति उपयुक्त है। तो हमारे विचार से जो बेल्जियम की सरकार है, जो बेल्जियम का संविधान है, जिन्होंने वहाँ के समाज के सभी लोगों को एक जैसा, एक बराबर जो है सत्ता में भागीदारी प्रस्तुत कर दिया है, वह उपयुक्त है, न कि श्रीलंका की। तो आज के लिए इतना ही, यह चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम दूसरा चैप्टर लेकर दूसरे दिन आएंगे। कल हम आपको प्रश्न भी भेजेंगे, आप वीडियो देख लीजिएगा, कल प्रश्नोत्तर भी भेजेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।